रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का द्वितीय अध्याय जिसका नाम है वर्ण विचार यह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 6, 7, 8 और 9 पे है। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण किसी भी भाषा के मूल आधार होते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। भाषा की सबसे छोटी जो सबसे छोटी ध्वनि या इकाई होती है वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण किसी भी भाषा के मूल आधार होते हैं। वर्ण अक्षर जो होते हैं वह भाषा के मूल आधार होते हैं, मतलब उसी के द्वारा हम भाषा को लिखना सीखते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्ण के मेल से ही दो वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है। 2 से अधिक वर्ण के मेल होते हैं तब हमें शब्द मिलता है। यदि एक वर्ण होता है तो वह शब्द नहीं कहलाता है। तो वर्णों के जब मेल होते हैं तब हमें उससे शब्द मिलता है। तो इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। पढ़िए तथा समझिए। अशोक पाठशाला गया। यह एक वाक्य है। इसे बोलने के लिए ध्वनि और लिखने के लिए लिपि का सहारा लेना पड़ता है। अशोक पाठशाला गया यह एक वाक्य है। इसे बोलने के लिए ध्वनि के लिए भी आवश्यकता हुई है हमें, और लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता हुई है। उपयुक्त वाक्य 3 शब्दों से बना है। कितने शब्द से बना है यह वाक्य? अशोक पाठशाला गया 3 शब्दों से। अशोक, पाठशाला और गया। अब हम इनके देखेंगे। अशोक शब्द में, पाठशाला शब्द में, गया शब्द में कितनी ध्वनियाँ प्रयोग की गई हैं। क्या उन ध्वनियों के अलावा और टुकड़े उसके कर सकते हैं? आइए देखते हैं। इस वाक्य का प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बना है। अशोक पाठशाला गया जो वाक्य है, इसका जो शब्द है अलग अलग, हमने अभी बताया 3 शब्द को मिलाकर बना है। इसके अलग अलग शब्द अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बने हैं। जैसे अशोक जो है वह 5 ध्वनियों से मिलाकर बना है। अ, श, ओ, क, अ। यह अशोक शब्द में 5 ध्वनियाँ हैं। पाठशाला, प, आ, ठ, अ, श, आ, ल, आ। कुल मिलाकर इसमें जो ध्वनि प्रयोग की गई हैं वह 8 ध्वनियाँ हैं। गया, ग, अ, य, आ। इसमें कुल कितनी ध्वनियाँ प्रयोग की गई हैं? 4 ध्वनियाँ। इससे हमें क्या पता चलता है कि इतनी ध्वनियाँ मिलाकर यह वाक्य बना है। पहले वह शब्द बना है, शब्द के बाद वह वाक्य बना है। आइए जानते हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, अतः इन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, उ, क, ख, त, प आदि। यह ऐसे वर्ण हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। या हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह वर्ण की परिभाषा है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण मिलकर वर्णमाला बनाते हैं, उनका व्यवस्थित समूह होता है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं।
हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52, 52 वर्ण हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं? उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर जिस तरह से हम बोलते हैं उस आधार से वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। आइए सबसे पहले हम स्वर जानते हैं। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी हमें जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वर कहलाते हैं। वर्ण संख्या में 11 होते हैं। वर्ण संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं यह संख्या में? स्वर की जो संख्या होती है वह होती है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह स्वर होते हैं 11। प्रत्येक स्वर का उच्चारण करने में कुछ ना कुछ समय अवश्य लगता है, किसी में कम और किसी में अधिक। इसलिए उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। प्रत्येक स्वर जब हम बोलते हैं तो उनका अलग अलग समय होता है। समय ज़रूर लगता है बोलने में, किसी वर्ण को बोलने में कम समय लगता है और किसी वर्ण को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए हम उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद बता सकते हैं। 3 भागों में इसे बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? अ, इ, उ, री। इन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में हमें कम समय लगता है, उससे थोड़ा अधिक समय जो लगता है, दुगना समय लगता है, वह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह संख्या में 7 होते हैं। इन्हें दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर के से ज़्यादा, या कह सकते हैं 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। हमने अभी पढ़ा ह्रस्व स्वर में हमें कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर में हमें तिगना समय लगता है, इसीलिए हम इसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसे हिंदी में अंक 3, हिंदी का जो 3 होता है उसके रूप में लिखते हैं। इस जैसे हे राम, ओम। इसमें हमें बोलने में कितना समय लग रहा है? 3 गुना अधिक समय लग रहा है, इसीलिए इसे हिंदी के 3 गिनती के रूप में दर्शाया जाता है। विशेष। विशेष क्या है? अयोगवह, अंग और अह, ये दोनों वर्ण स्वर के अंतर्गत आते हैं, किंतु ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। यह स्वर के अंतर्गत आते हैं लेकिन ना यह स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अंग के चिन्ह बिंदी का अनुस्वार तथा अंग के चिन्ह 2 बिंदी को विसर्ग कहते हैं। अंग का चिन्ह एक बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है, इसीलिए इसे अनुस्वार कहते हैं, और अहा का चिन्ह 2 बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए इसे विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, इसे
बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है या लिखा जाता है, जैसे गंगा, जंगल, हंस आदि। अनुस्वार क्या होता है? इसका जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो करते समय जो हवा है वह हमारे नाक से निकलती है। एक बार बोल के देखिए, गंगा, जंगल, हंस। तो यह हमारा उच्चारण जो है वह किससे हो रहा है? नाक से हो रहा है, इसलिए इसे अनुस्वार कहा जाता है। इसका जो चिन्ह है वह एक बिंदु के रूप में किया जाता है। अनुनासिक, इसका उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। इसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? इसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हवा जो है वह नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसके उदाहरण हैं हंसना, चांद, सांप आदि। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण हा ध्वनि के समान होता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हा ध्वनि निकलती है, जैसे अतः, नमः, प्रातः। यह सभी इसके पीछे जब हम बोल रहे हैं तो हा की ध्वनि निकल रही है। स्वरों का प्रयोग, स्वरों का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं? स्वरों का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। मूल रूप से स्वर का प्रयोग या मात्रा के रूप में स्वर का प्रयोग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूल रूप में स्वर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। स्वरों का मूल रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अमरूद, आकाश, इमली, इनाम, उजाला, उद्विलाप, ऋषि, एक, ऐरावत, ओढ़नी, औरत आदि। यह सभी जिस स्वर हैं, स्वरों का मूल रूप से प्रयोग किया गया है। मात्रा के रूप में स्वर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मूल रूप से हमने देखा, इसमें हमने स्वर का मूल रूप प्रयोग किया गया था। अब हमें इसे मात्रा के रूप में प्रयोग करना है। स्वर को जब हम व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो उनके लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन स्वर के लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ये मात्राएं इस प्रकार हैं। ये मात्रा किस प्रकार है? आइए देखते हैं। स्वर, मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा और शब्द। व्यंजन के साथ मात्रा का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार यह परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, यह सभी व्यंजन के साथ लगा हुआ होता है। का, उसके शब्द देखते हैं, कमल, कलम। आ की मात्रा, उसकी मात्रा एक होती है, वह वर्ण के पीछे लगाई जाती है। इसका उच्चारण देखते हैं, का। इसके कुछ शब्द देखते हैं, काम, कान। से ही इक की मात्रा वर्ण के आगे और वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। इसका उच्चारण है कि। इसके कुछ शब्द हैं, किरण, किला। ई की मात्रा वर्ण के पीछे और वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। इसका उच्चारण है मात्रा के साथ की, कीमत, कील। उक की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है। यह इसका उच्चारण है को। इसके कुछ शब्द हैं, कुसुम, कुल। ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है। इसका उच्चारण है कू। इसके कुछ शब्द हैं, कूद, कूच। री की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है। इसका उच्चारण है क्र। उसके कुछ शब्द हैं, कृपा, कृत्य। ए की मात्रा
वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। इसका उच्चारण किस प्रकार करते हैं? के, केला, केश। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। इसका उच्चारण है कै, कैसा, कैद। ओ की मात्रा वर्ण के पीछे और वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। इसका उच्चारण है कौ। इसके वर्ण हैं कोट, कोयल। ओ की मात्रा वर्ण के पीछे और वर्ण के ऊपर दो मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। इसका उच्चारण है कौ। इसके कुछ शब्द हैं कौआ, कौन। तो आपने यहाँ पर देखा व्यंजन के साथ जब हम मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उच्चारण में स्वर की ध्वनि निकलती है और व्यंजन के साथ सुनाई देती है। इस प्रकार हम सभी मात्रा का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं। विशेष यहाँ पर क्या है? आ की कोई मात्रा नहीं होती, किंतु सभी व्यंजन आ की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले, आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन यह हर व्यंजन के साथ लगा हुआ होता है। इसीलिए यह कह सकते हैं कि सभी व्यंजन आ की सहायता से ही बोले और लिखे जाते हैं। जैसे आर सहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं। आ सहित जब हम व्यंजन लिखते हैं तो वह क, ख, ता, था, पा, ब, मा आदि इस प्रकार लिखे जाते हैं। यदि हम उसके नीचे एक हलंत लगा देते हैं तो वह आ के बिना होते हैं। जैसे देखिए आ रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, ख, त, थ, प, ब, म। इनमें आप देख रहे होंगे सभी में हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा है, इससे हमें पता चलता है कि यह व्यंजन आ रहित हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण के भेद क्या होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। हमने सबसे पहले स्वर पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।